कहानी की शुरुआत में हमें टोनी स्टार्क देखने को मिलता है और उसका दोस्त जेम्स रोड्स उसकी कहानी बताता है। किस तरह टोनी ने महज 4 साल की उम्र से साइंस की फील्ड में एक अलग रुचि दिखाई थी और महज 21 साल की उम्र तक उसने साइंस की फील्ड में बहुत तरक्की कर ली और अपने पिता के बिजनेस पार्टनर ओबेडाई स्टैन के साथ मिलकर अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। और अब वो पूरी दुनिया के मिलिट्री को हथियार सप्लाई करते हैं और इस काम में उसकी मदद उसका दोस्त कर्नल जेम्स रोड्स और उसके पिता के बिजनेस पार्टनर ओबेडाई स्टैन करते हैं। यहाँ पर उसकी एक सेक्रेटरी भी है जिसका नाम पेपर पोट्स है और टोनी उसके बहुत ज्यादा नजदीक है। लेकिन साथ ही टोनी एक अय्याश किस्म का आदमी है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा लापरवाह है और किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले सकता। और अब टोनी अपने दोस्त जेम्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान जाता है और वहाँ की मिलिट्री को अपने हथियारों का परीक्षण करके दिखाता है। हथियारों के परीक्षण करने के बाद वो अकेला मिलिट्री की गाड़ियों के साथ अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है। टोनी किसी तरह बचने की कोशिश करता है लेकिन एक मिसाइल फटने की वजह से कुछ लोहे के टुकड़े उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास में विंस्टन को पाता है। वो उसे बताता है कि टोनी को टेन रिंग्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप किया है और ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और टोनी की चेस्ट पर लगा हुआ ये यंत्र एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो उसकी छाती में उन लोहे के टुकड़ों को जाने से रोक रहा है जो उस धमाके में उसकी छाती में घुस गए थे। और अगर थोड़ी देर के लिए भी इस यंत्र को उसकी छाती से निकाला गया तो कुछ ही देर में टोनी की मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर टेन रिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर टोनी से आकर कहता है कि अगर टोनी उन लोगों के लिए एक स्पेशल मिसाइल बना देगा तो ये लोग टोनी को यहाँ से रिहा कर देंगे। और साथ ही टोनी ये भी देखता है कि उसकी कंपनी के हथियार जो उसने सेना के लिए बनाए थे वो उन्हीं टेररिस्ट के पास हैं जिनका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो एक प्लान बनाता है और वो उनसे बहुत सारी चीजें मंगवाता है जिससे वो उन टेररिस्ट के लिए मिसाइल बना सके। अब येंसन और टोनी मिलकर हथियार बनाने का ढोंग करते हैं और इन पर ये टेररिस्ट नजर रखते हैं। टोनी सबसे पहले अपने लिए आर्क रिएक्टर नाम का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है क्योंकि येंसन ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसकी छाती में लगाया था वो बैटरी से चलता है और टोनी को एक परमानेंट सोर्स की जरूरत है, इसीलिए वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाकर अपनी छाती में लगाता है और मिसाइल के काम में लग जाता है। येंसन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर टोनी का प्लान क्या है और टोनी उसे बहुत सारे कागजों को जोड़कर एक नक्शा बनाकर दिखाता है कि वो एक लोहे का आर्मर बनाएंगे जिससे वो दोनों पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह लड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये लोग सूट बनाने के काम में जुट जाते हैं लेकिन टेररिस्ट को लगता है कि ये लोग मिसाइल बना रहे हैं। बहुत दिनों के बाद भी जब ये लोग मिसाइल पूरी नहीं कर पाते तो इनका लीडर इनके सामने आता है। वो येंसन को टॉर्चर भी करता है और टोनी को सिर्फ एक दिन की मोहलत देता है और कहता है कि अगर एक दिन में उनकी मिसाइल नहीं बनी तो वो इन दोनों को खत्म कर देगा। अब टोनी और येंसन ने अपने सूट को बना लिया है लेकिन उस सूट में उन्हें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। टोनी उस सूट को पहन लेता है और येंसन उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जिस कमरे में इन्हें बंद किया गया है उसके गेट पर ये लोग एक बॉम्ब लगा देते हैं ताकि जो भी टेररिस्ट अंदर आने की कोशिश करे वो धमाके से उड़ जाए। अब टेररिस्ट समझ चुके हैं कि ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए ये लोग इन पर हमला करते हैं। लेकिन येंसन उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। और दूसरी तरफ जैसे ही वो बाकी के टेररिस्ट टोनी के पास पहुँचते हैं उन पर एक लोहे का आर्मर हमला करता है, यानी टोनी का सूट अब पूरी तरह से तैयार है और वो इन लोगों से एक जबरदस्त फाइट करता है। यहाँ पर ये लोग उस पर गोलियां भी चलाते हैं, उसके सूट पर इन गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो इन लोगों को हराकर यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो येंसन से भी मिलता है लेकिन येंसन तब तक आखिरी सांसें गिन रहा होता है और टोनी येंसन को वादा करता है कि यहाँ से बचने के बाद वो तुरंत इन हथियारों को बनाना बंद कर देगा और कुछ अच्छाई के काम में लग जाएगा। और यहाँ से जाते जाते इन सारे टेररिस्ट को आग लगाकर वो कुछ दूरी उड़ता है और रेगिस्तान में जाकर गिर जाता है। चूने रेगिस्तान में वो काफी समय तक घूमता रहता है और उसका दोस्त कर्नल जेम्स रोड उसे ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाता है। इस बीच टोनी ने जो कुछ भी देखा और महसूस किया उससे उसके दिल पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और वो समझ चुका था कि जिन हथियारों को उसने इस दुनिया की भलाई के लिए बनाया था उन्हीं हथियारों का उपयोग करके ऐसे टेररिस्ट इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए घर पहुँचने पर टोनी सबसे पहले अपने बिजनेस पार्टनर ओबेडाई स्टैन और अपनी सेक्रेटरी
पेपर पॉट्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जहां पर वो पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर देता है कि अब से उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज मिलिट्री के लिए कोई भी हथियार नहीं बनाएगी, क्योंकि उनके बनाए हुए हथियार से बहुत से मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसीलिए टोनी अब अपने लिए अलग कामों में जुट जाता है। दूसरी तरफ उसका बिजनेस पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उससे उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा होने लग जाता है। टोनी सबसे पहले अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है, क्योंकि जो आर्क रिएक्टर उसने उस गुफा में बनाया था वो ज्यादा समय के लिए टिकाऊ नहीं था, और वो उस पुराने आर्क रिएक्टर को पेपर पॉट्स की मदद से अपने शरीर से निकालकर नए आर्क रिएक्टर को लगा लेता है। वो उस पुराने आर्क रिएक्टर को पेपर को फेंकने के लिए कहता है, लेकिन पेपर पॉट्स ऐसा नहीं करती, बल्कि उसे एक मेमोरी के रूप में वहाँ पर रख देती है, क्योंकि टोनी के शरीर में अब भी वो लोहे के टुकड़े हैं, और अगर टोनी ने एक बेहतरीन आर्क रिएक्टर नहीं बनाया होता तो वो सारे टुकड़े उसके दिल तक पहुँच जाते और उसकी मृत्यु हो जाती। और अब वो उस सूट मार्क 1 नाम देता है, जो उसने कभी यिनसेन के साथ मिलकर उस गुफा में बनाया था, और अब अपनी हाईटेक लैब में उससे भी बेहतरीन सूट बनाता है, जिसका नाम वो मार्क 2 रखता है। सूट के बनते ही वो सबसे पहली उड़ान भरता है। कुछ देर तक तो उसकी उड़ान सही रहती है, लेकिन जैसे ही वो ज्यादा आकाश में जाने की कोशिश करता है उसका सूट जम जाता है, लेकिन किसी तरह वो अपने सूट को संभालता है और दोबारा अपने घर लौट जाता है। अब उसका बिजनेस पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि ओबेडाई स्टैन और स्टार्क की कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, और टोनी उससे अपने आर्क रिएक्टर और आर्क रिएक्टर का क्या उपयोग हो सकता है इस बारे में बताता है। और दूसरी तरफ इन टेररिस्ट को टोनी ने इतना जख्मी किया था, उनका लीडर बच चुका था, और वो टोनी के सूट के टुकड़ों को असेंबल करने में लगा हुआ है, और वो इन सारे टुकड़ों को जोड़ लेता है। दूसरी तरफ ओबेडाई स्टैन अपनी एक कॉन्फ्रेंस रखता है, जहाँ पर वो टोनी को इनवाइट भी नहीं करता। टोनी बिना बताए उस फंक्शन में पहुँच जाता है, जहाँ पर वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है जो टोनी से बहुत सारे सवाल करती है। टोनी उसके सवालों को नहीं समझ पाता, और वो रिपोर्टर उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि कुछ दिनों से अफगानिस्तान में आपकी कंपनी के हथियार बेचे जा रहे हैं, जबकि आपने उन हथियारों को बनाने से मना कर दिया था। यहाँ पर टोनी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी नाक के नीचे इन टेररिस्ट को आखिर कौन हथियार पहुँचा रहा है। इसीलिए वो अपना नया सूट मार्क 3 बनाता है, जिस पर पहली बार वो लाल और सुनहरा रंग पेंट करता है, और उस सूट की मदद से वो अफगानिस्तान जाकर सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सबक सिखाता है, और अब अपने ही हथियारों को जो टेररिस्ट ने चुराए थे उन्हें खत्म कर देता है, और कमांडर को जनता के हवाले करके उनके पूरे बेस को तबाह करके दोबारा घर आ जाता है। घर आते वक्त उस पर मिलिट्री की नजर पड़ती है, पर वो कुछ नहीं समझ पाते कि आखिर ये चीज क्या है। और मिलिट्री के साथ टोनी का दोस्त जेम्स रोड्स भी होता है, और उसे कहीं न कहीं शक होता है कि इस सब के पीछे टोनी का हाथ है। इसलिए वो टोनी को फोन करता है, और उसे पता चल जाता है कि टोनी ही उस आर्मर में है, पर टोनी मिलिट्री से किसी तरह बचकर अपने घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमें ओबेडाई स्टैन देखने को मिलता है, जो टेन रिंग्स के लीडर्स के साथ बातें कर रहा है, और वो लीडर ओबेडाई स्टैन को वो सूट बताता है जो टोनी ने उस गुफा में कचरे के ढेर से बनाया था। और ओबेडाई स्टैन समझ जाता है कि टोनी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और वो उससे अपने साइंटिस्ट के जरिए एक बड़ा प्रोटोटाइप बनवा लेता है, जो कि टोनी के सूट से भी ताकतवर होता है। लेकिन उस सूट को चलाने के लिए एक छोटे आर्क रिएक्टर की जरूरत होती है, और इस वक्त की टेक्नोलॉजी के अनुसार इतने बड़े ऊर्जा के स्रोत को इतना छोटा बनाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए अब ओबेडाई स्टैन को टोनी की चेस्ट में लगा हुआ आर्क रिएक्टर ही चुराना होगा। दूसरी तरफ हमें टोनी स्टार्क देखने को मिलता है, जो अब अपने सूट में और बदलाव कर रहा है, और वो पेपर पॉट्स की मदद लेता है, और उसे कहीं न कहीं शक है ओबेडाई स्टैन ही उसकी नाक के नीचे इन टेररिस्ट को ब्लैक में उसके हथियार बेच रहा है। इसीलिए वो उसे ओबेडाई स्टैन के कंप्यूटर में से सारा डेटा कॉपी कर लाने को कहता है, और काम में लग जाता है। पेपर पॉट्स किसी तरह से ओबेडाई स्टैन के कंप्यूटर तक पहुंच जाती है, और उसका सारा डेटा अपने पास कॉपी कर लेती है, और उसे पता चल जाता है कि टोनी के किडनैप होना और इन सारी चीजों के पीछे ओबेडाई स्टैन का ही हाथ है। और वो टोनी को ये सब बताने के लिए निकल जाती है, लेकिन ओबेडाई स्टैन को पता चल जाता है कि पेपर पॉट्स को उसकी असलियत पता चल गई है, और अब वो ये बात जल्दी ही टोनी को बता देगी। इसीलिए ओबेडाई स्टैन सीधा टोनी के पास पहुंच जाता है, और उसे एक यंत्र के जरिए सुन्न करके उसके चेस्ट में लगा हुआ आर्क रिएक्टर निकाल कर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। टोनी की चेस्ट में धंसे हुए लोहे के टुकड़े उसके दिल तक पहुंच रहे हैं, और कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तभी उसे अपनी लैब में वो आर्क रिएक्टर दिखता है जो कभी उसने यिनसेन के साथ मिलकर उस गुफा में बनाया था, और जिसे पेपर पॉट्स ने संभाल कर रखा था, और किसी तरह उस आर्क रिएक्टर तक वो पहुंच जाता है।
यहाँ पर टोनी की मदद के लिए जेम्स रोड्स भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक टोनी ठीक हो चुका होता है। वो अपने सूट को पहनकर ओबेडाय स्टैन से भिड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ओबेडाय स्टैन उस सूट का काम कंप्लीट कर चुका होता है और उसमें आर्क रिएक्टर लगा देता है और साथ ही पेपर पॉट्स शील्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन और एजेंट फिल के साथ ओबेडाय स्टैन को अरेस्ट करवाने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन तब तक ओबेडाय स्टैन उस सूट को पहन लेता है और उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। टोनी का सूट अभी पूरी तरह से चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी टोनी ओबेडाय स्टैन से लड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। ये दोनों पहले जमीन पर लड़ाई करते हैं, लेकिन सड़क पर आने जाने वाले लोगों पर खतरा देखते हुए टोनी ओबेडाय स्टैन को अपने साथ आकाश में ले जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ओबेडाय स्टैन ने बर्फ जमने वाली समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर ओबेडाय स्टैन का सूट जम जाता है, लेकिन टोनी का सूट किसी तरह बच जाता है और ओबेडाय स्टैन बहुत ऊंचाई से जमीन पर आकर गिरता है। साथ ही इतनी ऊंचाई पर जाने की वजह से टोनी के सूट की ऊर्जा भी लगभग खत्म हो चुकी होती है और वो भी धीरे धीरे अब जमीन पर पहुंच चुका होता है। अब उसके सूट की ऊर्जा भी लगभग खत्म हो चुकी होती है, लेकिन ओबेडाय स्टैन किसी तरह बच निकलता है और वो टोनी को मारने के लिए उस पर बहुत सारे हमले करता है। टोनी अब पेपर की मदद लेता है। जिस बिल्डिंग पर वो होते हैं उसके नीचे जो आर्क रिएक्टर है, अगर उसे धमाके से उड़ा दिया जाए ओबेडाय स्टैन का खात्मा हो सकता है। इसीलिए वो पेपर को कहता है उसके इशारे पर वो उस आर्क रिएक्टर को उड़ा दे, और ऐसा होता भी है। जैसे ही उस आर्क रिएक्टर को उड़ाती है टोनी साइड हो जाता है, लेकिन ओबेडाय स्टैन उसी आर्क रिएक्टर में जाकर गिरता है। बहुत बड़े धमाके के साथ ओबेडाय स्टैन का अंत हो जाता है और टोनी बच जाता है। अब अगले दिन कर्नल जेम्स रोड स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ से टोनी के बचाव में पूरी मीडिया को बुलाकर बताते हैं कि कल रात को जो दो बड़े बड़े आर्मर देखे गए थे वो दरअसल एक ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा था और कुछ खराबी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी तरफ पेपर पॉट्स भी एजेंट फिल का शुक्रिया करती है क्योंकि उन्होंने उनकी इतनी मदद की, और अब टोनी को कहा जाता है कि जो उसे बताया गया है उसे वही कहना है। और टोनी जैसे ही रिपोर्टर्स के सामने जाता है उससे कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन टोनी सिर्फ इतना कहता है कि वही आयरन मैन है। वो अपनी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने बता देता है। अब टोनी अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसे एक आदमी देखने को मिलता है जो अपना नाम निक फ्यूरी बताता है और वो शील्ड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है और वो टोनी से एवेंजर्स इनिशिएटिव की बात करने आए हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2008 में आई थी। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 7.9। इस फिल्म का बजट था $140 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई की थी $585 मिलियन की। ये फिल्म मार्वल इन्फिनिटी सागा के फेज 1 की पहली मूवी थी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।